अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली बिज़नेस में मैं हूँ मंसूर ख़ान और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पे बात करते हैं। आज भी हमने पाकिस्तान के लाइव स्टॉक के और ख़ुसूसन जो ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से बात करनी है। और इस सेक्टर में जिस तरह आपको मालूम है, हम मुख्तलिफ़ अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को फोकस करते हैं। आज भी हमने सोचा कि इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर पोल्ट्री में और ख़ुसूसन ऑस्ट्रिच की फार्मिंग में, उसको किस तरीके से हम तलाश करें और इस पर हम बात करें। इस पर आज हमने बात करने के लिए दावत दी है जनाब CEO पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी राजा ताहिर साहब को। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, इससे पहले कि हम थोड़ा सा पोल्ट्री या ऑस्ट्रिच के हवाले से बात करें, लाइव स्टॉक के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान का जो लाइव स्टॉक का जो शोबा है, इसमें जो तरक्की की शरह है या जो ग्रोथ आप कहते हैं, जिसको शरह नमू जिसे कहा जाता है, कि किस तरह देख रहे हैं आप इसको बढ़ते हुए? देखिए जी, अभी तक ये सेक्टर जो है वो बाकायदा प्लानिंग के तहत इसमें तरक्की नहीं हो रही, ना ही गवर्नमेंट लेवल पे उस लेवल पे कोशिशें हो रही हैं। नॉर्मली है हमारी कुछ 75% जो आबादी है वो देहात में रहती है, और देहात में जितने लोग रहते हैं वो लाइव स्टॉक उन्होंने रखा हुआ होता है। जी हाँ। लाइव स्टॉक का एक मेजर जो हिस्सा है, जैसे बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ ना उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, लोगों ने रखे हुए हैं, सदियों से उसी तरीके से चला हुआ आ रहा है। ठीक। अब इस स्टेज पे ये अब जी ये जी। ज़रूरत आ रही है कि किसी तरीके से इस सेक्टर को बाकायदा प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया जाए, इसकी प्रमोशन की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान के लिए उसका सबब बन सकता है। जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया है दुनिया में लाइव स्टॉक के हवाले से उनका एक मेजर रोल है। इसके अलावा बेल्जियम है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे मुल्कों में लाइव स्टॉक जो है इकॉनमी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान में थोड़ी सी तवज्जो अगर गवर्नमेंट दे दे तो ये सेक्टर भी बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। लाइव स्टॉक पे जिस तरह हम कहते भी हैं, और ख़ुसूसन अगर हम एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो मुल्की GDP का पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार का जो मामला है, या ख़ुसूसन लाइव स्टॉक की भी हम बात करें, 23% इसकी कंट्रीब्यूशन कहलाती का जो है वो रिकॉर्ड पर है, इसकी जाती है। और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का जो लाइव स्टॉक का जो सेक्टर है, उसमें इंतहाई अहम जो पोल्ट्री सेक्टर है, और इसमें जिस तरह जो सालाना पैदावार की भी थोड़ा सा हम बात कर लें, तो 530 मिलियन जो है वो बर्ड्स की प्रोड्यूसिंग होती है पाकिस्तान में, जिसमें अगर सिर्फ मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो 4 लाख टन इसकी इससे भी ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है इनके गोश्त को खाने में, या और जो दीगर प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा किन शोबों में या किन और, जिस तरह कि अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ऑस्ट्रिच की जो फार्मिंग होती है उसको भी किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है पाकिस्तान में, और इस सिलसिले में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो किस सतह पर है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि आप CEO हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के, तो अगर इस हवाले से इसकी बात की जाए, इसकी फार्मिंग की बात की जाए, किस तरह इसकी फार्मिंग आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए? देखिए, पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगले 3 से 4 सालों में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। ठीक। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इससे पहले ये फार्मिंग नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता 5-6 सालों से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अब ये एक सक्सेस स्टोरी सामने आना शुरू हो गई हैं। ठीक। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फार्म्स इस्टेब्लिश हुए थे, वहाँ पे प्रोडक्शन जो कि इनिशियल स्टेज में है, लेकिन वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ। अब जैसे ही इस सेक्टर में लोकल चिक्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, फिर इसमें तेज़ी आ जाएगी। सही। इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टर्स और बाहर के इन्वेस्टर्स वो इसमें इन्वेस्ट करें, और ये चूँकि अभी इस इंडस्ट्री की फाउंडेशन बन रही है, तो इसमें मैक्सिमम ब्रीडिंग फार्म्स डेवलप किए जाएँ। हम इस स्टेज पे स्लॉटरिंग को डिस्करेज करते हैं। अच्छा। नॉर्मली जितने बर्ड्स इंपोर्ट होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो ब्रीडिंग तक लोग लेकर जाएं जी उसको, हाँ। आगे उससे प्रोडक्शन लें, अंडे लें और अंडों से बच्चे निकलें। ठीक। और हम भी जो इंपोर्ट कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के जो ब्रीडर्स हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट करते हैं, वो ब्रीडर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। लोग इसको रखें, 2 साल का एक प्रोसीजर है। सही। 2 साल के बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक। फिर इसकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि अगर आप इसकी फिजिबिलिटीज़ चेक करें या नेट पे देखें या खुद बनाएं, तो आप बाकी सारे सेक्टर्स को भूल जाएंगे, और इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है। अगर हम ये जिस तरह बात भी कर रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की जो एक मुतबादिल, आप समझते हैं कि मुर्गी का शुतुरमुर्ग मुतबादिल साबित हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी इस वक्त बिल्कुल इसका रिवाज नहीं है कि गोश्त खाने का जो मामला है, बल्कि लोग तो ढूंढते हैं शायद कि शायद इस तरह का गोश्त भी खाया जाता है नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मुतबादिल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इसकी फार्मिंग बेहतर तरीके से हो सके, तो आप समझते हैं कि लोगों की हम तो ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये मुतबादिल के तौर पर आएगा, बल्कि शायद ये मीट का बहुत बड़ा सोर्स बन जाए आने वाले वक्त में। और अच्छा। इसको क्लेम किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि ओनली ऑस्ट्रिच कैन फीड द वर्ल्ड। अच्छा। सिर्फ ऑस्ट्रिच दुनिया की खुराक की ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकता है। उसकी एक बड़ी लॉजिकल वजह है। अच्छा। उसकी क्या वजह ये है कि ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है,
विद इन 10 मंथ इसका लाइव वेट 100 kg हो जाता है। ठीक 2.5 मन इसका वज़न हो जाता है। ठीक और 2.5 मन का मतलब ये हुआ कि इतने वज़न का आमतौर पे बछड़ा या कैटल होता है, 2.5 जी से हाँ। 3 मन ये कैटल का वज़न होता है। बिल्कुल अब कैटल को अगर आप देखें, गाय भैंस बकरी जो भी कैटल है, ठीक वो साल में 1 बच्चा देते हैं या 2 बच्चे देते जी हैं, हाँ। इससे ज़्यादा वो नहीं देते। नहीं देती। ठीक है, ये एक ऐसा कैटल है, यूँ समझ लें कि जो साल में 50 से 100 बच्चे देता है। अच्छा तो ये इतनी एक ज़्यादा साल में ग्रोथ, 100 बच्चे 100 एग्स, ये तो एग्स देता है जी हाँ और एग्स में से उसमें बच्चे से जी हाँ निकलते मतलब वही बच्चे सिस्टम निकलते हैं। निकलता अब वो अगर गोश्त की प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो अगर किसी के पास 3 ऑस्ट्रिचेस खड़े हुए हैं, 2 हैन हैं और 1 मेल है, है जी हाँ जस्ट 3 बर्ड्स खड़े हुए हैं, वो एक साल के अंदर एटलीस्ट उसको 150 के करीब कैटल प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है। तो ये और वैसे ही ये पाकिस्तान के जो वैसे लाइव स्टॉक का जो शोबा है वो इतना ज़्यादा जो तरक्की करता है, इसमें बूम और बूम आ सकता है, बूम आ सकता है, और इंतहाई ये बूस्टअप जो है वो ये सेक्टर बन और सकता ये है। हमारा बिलीफ है बीइंग अ मुस्लिम। देखिए ठीक। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी मखलूक बनाई है वो उसका इंसान के लिए ही बनाई है। सही। ये एक ऐसी मखलूक थी जो सदियों से थी, जब से दुनिया बनी है थी, करते करते आज 21वीं सदी में आके ये एक्सप्लोर हो गई है। बिल्कुल आज दुनिया इसके पीछे भाग पड़ी है। आज से 3 साल पहले सिर्फ 20 से 25 मुल्कों में इसकी फार्मिंग हो रही थी सही। और इस वक्त ये 120 से ज़्यादा मुल्कों में शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तान में इसकी जो फार्मिंग का सिलसिला है उसके हवाले से आप काफ़ी खुशाइन और पुरुमीद नज़र आते हैं कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगी। अच्छा इसके और दीगर एडवांटेज, जिस तरह के हम देखते हैं मुर्गियों का जो मामला है, उनकी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने आती है और उसको ज़बरदस्त तरीके से पेश किया जाता है, जिसकी वजह से एक अवामी तवज्जो हासिल करने का भी सबब बनती है। आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के साथ इसको आवाम के सामने किस तरीके से पेश किया जा सकता है ताकि लोग इसकी तरफ भी राग़िब हो सकें? देखिए अगर आप राग़िब होने की बात कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अच्छा कि हम उनकी डिमांड नहीं पूरी पा रहे, ठीक। क्योंकि हमें बाहर से जो ब्रीडिंग की चिक्स हैं वही उतने अवेलेबल नहीं होते। सही। डिमांड इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जनरेट हो चुकी है। ठीक। इवन कि इसकी मीट हालांकि अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिमांड है। बड़े बड़े स्टोर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें रेगुलर दें। जी हाँ। डिमांड का कोई इशू नहीं, लेकिन जो नया इन्वेस्टर है बेसिकली वो तो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके लिहाज से ये इतना ज़्यादा फिजिबल है। इसका गोश्त नंबर 1 ठीक 100 kg लाइव वेट विद इन 10 मंथ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी सबसे अहम बात यह कि इसमें फीड कन्वर्जन रेशो बहुत हाई है। ये बहुत कम खुराक खाता है। अच्छा वो कि ये बछड़े जितना बड़ा होता है, लेकिन हाँ। इसके अंदर वो मुर्गी वाला पोटा होता है। अच्छा तो अंदर का सिस्टम इसका मुर्गी से मिलता जुलता है। इसकी फीड बहुत कम है। कम फीड खा के इतना ज़्यादा वेट करना, ये इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। ठीक। दूसरा ये कि इसका लेदर, ये वाहिद बर्ड है जिसका लेदर कमर्शियली यूज़ हो रहा है। अब शुरू हो गया है? शुरू नहीं हो गया जनाब, पहले साउथ से अफ्रीका में गुज़िश्ता 200 साल से इसकी लेदर इंडस्ट्री बहुत इस्टेब्लिश्ड है और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, अपने बर्ड्स, अपनी जेनेटिक्स वो नहीं दे रही। अच्छा उन्होंने इस लेवल तक वो कर रहे हैं और इस पर बहुत अर्निंग है। दुनिया में मगरमच्छ के बाद सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल लेदर है वो ऑस्ट्रिच का है। ऑस्ट्रिच का है। और पाकिस्तान में अगर इसको मतलब मुतारिफ कराया जाता है उसकी अगर मुतारिफ कराना, देखिए लेदर सेक्टर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रिच की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर इससे भी लेदर का जो सस्ता शुरू होता है, इस वक्त अगर हम वैसी लेदर की बात करते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा सी ज़बूहाली का भी शिकार है। तो जब इसकी फार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें इस सिलसिले में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। ये बेसिक यहाँ पर ऑलरेडी ऑस्ट्रिच लेदर की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अच्छा सियालकोट में, गुजरांवाला में, कराची में, लाहौर में, बाहर से इंपोर्ट करके हाँ, वो इंपोर्ट का ही मरहला करके वो बना रही हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, इसके बैग्स हैं, बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। अब लोकली जब उन्हें अवेलेबल होगा तो फिर तो ये इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर में बड़ा अहम रोल प्ले काफ़ी इसकी वैल्यू भी काफ़ी हद तक जो है वो हमें वाइडली बहुत तेज़ी से फैलती हुई नज़र आएगी अगर इस तरह भी सूरत हाल नज़र आती है। आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है या जो इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश किए जाते हैं तो अभी इन्वेस्टर्स को, हमारे पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या, किस सूरत हाल पर कोई हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम क्या करने चाहिए ताकि लोग इस तरफ भी इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब हों? देखिए इन्वेस्टमेंट इस वक्त हम ये रेकमेंड करेंगे अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव को लेती है, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इसकी सरपरस्ती करे, ठीक, एटलीस्ट इसको पैटर्नाइज करे कि ये एक बिजनेस है। इसके अलावा और भी हैं, और भी फार्मिंग है जो दुनिया भर में हो रही है। जो भी इनोवेटिव फार्मिंग्स हैं उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कराने में गवर्नमेंट हेल्प करे। उसको मीडिया के हवाले से उस पर रोल प्ले किया जा सकता है। ऐसे रिसर्च है, गवर्नमेंट लेवल पे रिसर्च की जो एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कि इसको लोनेबल आइटम डिक्लेयर किया जाए। अच्छा। और जितने कमर्शियल बैंक्स हैं, ज़राई तरक्याती बैंक है, उसको लोनिंग के लिए अप्रूव करे ताकि फार्मर अगर इस पे ऑस्ट्रिच फार्मिंग के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसको ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है। इसके अलावा जो बात की जाती है कि किसी भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए
उसकी यकीनन ना सिर्फ फार्मिंग ज़्यादा बेहतर होती है, उसकी फार्मिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के माहौल का भी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर इसकी प्रोड्यूसिंग या इसकी फार्मिंग बहुत अच्छी हो सके। देखिए हम ये समझते हैं, बल्कि अगर आप इसको खुद वेरीफाई कराना जी चाहें हाँ। कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन मुल्क है ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के लिए तो पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ पे हर तरह का मौसम अवेलेबल है। ठीक मोस्टली ये गर्म इलाकों में ज़्यादा खुश रहता है ठीक। ये, और होता सब जगह है। हर तरह का मौसम अवेलेबल है, आबो हवा इसके लिए बेहतर है, पानी अवेलेबल है, और सबसे बढ़ के इसकी जो फीड है, इसकी फीड का अहम इंग्रेडिएंट जो है वो लूसन एक चारा होता है जो आम नॉर्मली मिलता जी है, हाँ। वो है, और वो हमारे यहाँ बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा, दुनिया मतलब भर दीगर में ये ममालिक के मुकाबले में। दीगर ममालिक में तो इसके एक एक केजी के पैकेट्स होते हैं जो कई डॉलर के मिलते हैं, सही। ठीक है, और हमारे यहाँ ये फ्री है, समझ लें। अच्छा, 200 से लेकर 300 रुपये पर 40 केजी। यानी अब लूसन की भी डिमांड बढ़ने वाली है। लूसन की भी डिमांड लूसन की डिमांड देखिए, हम जिन लोगों से लेते हैं या सही। उससे चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो कंपनीज हमें कहते हैं कि पाकिस्तान से अब हमें लूसन भेजें। ठीक है, मतलब ये इस हवाले से भी अगर ये मुतारिफ होता है तो लूसन की भी डिमांड बढ़ जाती है। ये बताइए कि चूँकि जब हम बर्ड की बात करते हैं या इसकी प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं, तो जब हमने मुर्गी के गोश्त की बात सुनी तो उसमें कुछ खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं, और खामियाँ यकीनन बर्ड फ्लू के हवाले से हैं। जब भी इस तरह की बीमारी का जिक्र आता है तो इसकी न सिर्फ प्रोडक्शन जो है वो डाउनवर्ड देखने में आती है, बल्कि इसकी प्रोड्यूसिंग भी काफ़ी हद तक कम होती है, लोगों का भी काफ़ी हद तक इसके गोश्त पर इन्हिसार कम कर दिया जाता है। तो इस शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करें, इसमें इस तरह की बीमारियों का पाया जाना और इसके लिए जो सद्देबाब हो वो किस तरह का होगा? मतलब देखिए पहली बात तो एक ज़िंदा चीज़ है, उसमें मोर्टेलिटी भी होती है, बीमारियां भी होती हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे चिकन के साथ या दीगर लाइव स्टॉक के साथ, तो उसके मुकाबले में इसमें हम ये कह सकते हैं कि बीमारियां ना होने के बराबर आलमोस्ट नील है। ठीक। इसमें कोई वबाई अमराज उस तरीके से नहीं है, ना ही इसके लिए वैक्सीनेशन रिकमेंड की जाती है। अच्छा। उसकी बेसिक वजह ये कि इंटरनेशनली स्पेशली यूरोप, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिक मीट के तौर पे सामने आए, और इसमें इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है। इस बर्ड में जो मैन नोन इम्यूनिटी है अब तक किसी भी चीज़ में, उसमें ऑस्ट्रिच में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है, और यही वजह है कि ये सदियों से डायनासोर एज से सर्वाइव करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। जी हाँ। और यही वजह है कि ये इसकी नॉर्मल जो एज है वो 60 से 70 साल होती है। सही। ज़रा इतनी उसमें इम्यूनिटी होती है जब भी तो इतना लंबा अरसा वो सर्वाइव करता है। लिहाजा इसमें मेडिकेशन की आलमोस्ट नील कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंटल डिजीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए इसको कुछ दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके मैदे का सिस्टम है, उसके लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन नॉर्मली इसको अगर आप कंपेयर करें पोल्ट्री के साथ या दीगर लाइव स्टॉक के साथ, तो आप कह सकते हैं कि इसमें मेडिकेशन आलमोस्ट नील है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें डिमांड यकीनन पाकिस्तान में बढ़ती हुई नज़र आ रही है प्रोड्यूसिंग या फार्मिंग के हवाले से। तो अगर दीगर इसकी बात की जाए लाइव स्टॉक की, खुसूसन मुर्गी गोश्त की हम जब बात करते हैं पोल्ट्री के हवाले से, तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ एक वजह जहाँ उसका गोश्त होता है, सस्ता भी होता है, दूसरा उसकी लज्जत एक काफ़ी जो है अहमियत की हामिल होती है। ऑस्ट्रिच में लजीज या मुफीद गोश्त का जो पाया जाना है, ये कितना ज़्यादा मौसर होगा और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा लोगों के लिए? देखिए जिस वक्त ऑस्ट्रिच में हमें ये रिजर्वेशन थी कि ऐसा ना हो कि यहाँ फार्मिंग शुरू हो जाए जी हाँ। और बाद में लोगों को टेस्ट के वाले से कुछ इशूज़ हो, ठीक। तो हमने गुज़िश्ता गो के कितने अरसे से हम ये फार्मिंग कर रहे हैं, 5-6 साल से हम ये कमर्शली कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसकी टेस्ट मार्केटिंग की और मुख्तलिफ जो सबसे पहले तो जितने टॉप क्वालिटी के शेफ़ हैं उनको हमने ये गोश्त भिजवाया, फिर जो घरेलू ख़वातीन हैं, फिर आम लोगों को दिया, रेस्टोरेंट्स पे दिया, ताकि उसका फीडबैक लें। और नॉर्मली अगर आप भी खाते हैं, कोई भी खाते हैं, बस इसको यूँ समझ लें कि इट इज़ जस्ट लाइक मटन। अच्छा। ये मटन जैसा इसका टेस्ट है, इसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल आलमोस्ट नील है ना होने की, क्योंकि ये ड्राई होता है। अच्छा। मटन में, बीफ में गोश्त के अंदर लेयर्स होती हैं फैट्स जी हाँ। की, इसमें ऐसा नहीं होता, ये ड्राई होता है। अच्छा। ऊँट का गोश्त भी ड्राई होता है, ऑस्ट्रिच का भी ड्राई होता है, हिरन का भी ड्राई होता है। ठीक। और ये अगर किसी ने हिरन खाया हो तो वो ये कहेगा कि ये हिरन से मिलता जुलता है, सही। और जिसने मटन खाया हो कहेगा मटन से मिलता है। ये टेस्ट के वाले से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। यानी इस हवाले से लोगों को मतलब काफ़ी इत्मीनान हासिल होगा जब वो मार्केट में आएगा। इस वक्त अगर प्राइस के वाले से बात की जाए, इस वक्त मौजूद है मतलब ये, और किस तरीके से इसको मतलब इसकी सप्लाई चेन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है? लेकिन लास्ट ईयर हमने इसको इंट्रोडक्टरी बेसिस पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, कुछ स्टोर्स पे, कुछ रेस्टोरेंट्स पे दिया, लेकिन उसके बाद चूँकि इसकी डिमांड को देखते हुए हम और कुछ लोगों की सजेशन ये थी कि इसको रोक दिया जाए क्योंकि सप्लाई नहीं है। ठीक। इसलिए, और बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे मुल्कों में जहाँ ये फार्मिंग नहीं है वहाँ इस पे बैन है इसकी स्लॉटरिंग पे। अच्छा। इसको अभी ज़बह ना किया जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त में हमारी फूड की ज़रूरियात पूरी कर सकती है, लिहाजा सबसे पहले इसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। हम भी इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैक्सिमम ब्रीडिंग फार्म्स डेवलप किए जाएँ, लोग इसको लें, रखें, इसको स्लॉटर ना करें। अलबत्ता इस दफ़ा हम एक अपना एक फार्म ऐसा डेवलप कर रहे हैं
जो कि कुछ 600 बर्ड्स जिसकी कैपेसिटी होगी, और वो ताकि एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी बेसिस पे कहीं पे इसको स्लॉटर किया जाए। अच्छा जी, जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो पोल्ट्री फार्म्स जब भी उसका नाम जहन में आता है तो उसमें एक ये होता है कि अगर छोटा सा फार्म होगा तो उसमें 1000 मुर्गियाँ जो हैं वो आ जाती हैं, 2000 मुर्गियाँ भी आ जाती हैं। अब चूँकि इसका साइज़ इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कहलाता है ऑस्ट्रिच, और इसकी फिर वहाँ गुंजाइश का भी मामला होगा, फॉर्म्स के लिए भी आपको फिर बड़ी जगह जो है वो दरकार होगी। फिर आप समझते हैं कि इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी, फार्मिंग में कमी का भी एक सबब बन सकती है? देखिए ऐसा नहीं है, ये इसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई हाउसिंग नहीं चाहिए। जब ये छोटा बच्चा होता है उस वक्त इसको एज अ पोल्ट्री ज़रूर ट्रीट किया जाता है। ठीक। जब ये छोटा होता है मैक्सिमम 2 माह तक इसके लिए हाउसिंग चाहिए होती है, इसके लिए कुछ कमरे में इसको रखा जाता है, वो छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। ठीक। जब ये 3-4 माह का होता है फिर ये ओपन एयर में रहता है। अच्छा। फिर जस्ट एक बाउंड्री वाल हो या फेंस लगी हो, आप उस पर छोड़ दें, और एक बंजर से बंजर जो ज़मीन है उस पर आप इसको रख लें। उसमें जितना बंजर होगी, डेजर्ट लाइक इन्वायरमेंट होगा, उसमें ये खुश होगा। अच्छा। तो इसके लिए कोई वो शेड वेड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियातन हम ये रेकमेंड करते हैं कि कोई ऐसा शेड हो जाए, कोई 2-4 दरख्त लगे हों, ताकि सख्त मौसम में बारिश में उसके नीचे चला जाए। 4 या 5 महीने के बाद ये इसको टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। अच्छा। -30 पे भी सर्वाइव करता है और 56 पे भी सर्वाइव करता है। अच्छा, आफ्टर 4-5 मंथ। अच्छा, 6 महीने बाद कम से कम, मतलब सर्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा। आप जिस मौसम में रखेंगे ये रह लेगा। पूरी दुनिया में हो रहा है, आप देखें साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बेशुमार है ये, इवन कि यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, उन मुल्कों में भी हो रहा है ये। ठीक है, तो इतनी मतलब immunity ये इसमें है। फार्मिंग के हवाले से यहाँ पर किया जा सकता है। इंडस्ट्री में अगर रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जाती है, इससे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में जो लाइव स्टॉक का शोबा है खुसूसन, इस इंडस्ट्री को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को किस तरह जनरेट कर सकते हैं ये, और अगर ये फार्मिंग इसी तरीके से होती है आइंदा 2 सालों में लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है इस हवाले से, और लोग समझते हैं कि अब इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जानी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों पर इन्हिसार इस चीज़ पर हो कि कम कीमत पर ज़्यादा गोश्त मिले हमें, रेवेन्यू कितना ज़्यादा जनरेट हो सकता है? देखिए रेवेन्यू जनरेशन की जहाँ तक आप बात करते हैं तो इसमें मैंने बताया कि सिर्फ गोश्त नहीं है बल्कि लेदर इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा फीदर्स इसके बहुत कीमती होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी उनकी डिमांड है। इसका ऑयल जो है वो बहुत कीमती है और मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ होता है, वो उसकी डिमांड है। फिर इसके और पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, तो इसका फीदर्स, इसके लेदर, इसका मीट और इसका ऑयल, ये 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी इंतहाई कीमती प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जस्ट लेदर को ही ले लें, यानी कि अगर आप ऑस्ट्रिचेज रखें और उनको ज़बा करके उसका गोश्त फेंक दें, जी हाँ, और जस्ट लेदर को ही ले लें, तो वो भी मिनिमम जो उसका रेट है वो $50 पर स्क्वायर फीट है। मिनिमम रेट जो मैं बता रहा हूँ, $50 पर स्क्वायर फीट। आप कहीं और ना जाएं, आप यहीं तारिक रोड पे चले जाएं, कुछ स्टोर्स पे इसकी शूज़ मिल जाएंगे, आप पता करके देख लें क्या रेट्स हैं। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें तो इसके जहाँ तक आपने कहा है कि हम स्लॉटर पे तो वैसे पाबंदी लगा रहे हैं, कहीं एक आध हो तो क्या मतलब किस प्राइस पे इसका गोश्त अभी दस्तयाब होगा? इस वक्त हमने जो मार्केट किया है, लास्ट ईयर भी किया है, अभी भी डिमांड है, वो 1000 रुपीज़ पर केजी है। 1000 रुपये किलो? इसकी वजह ये कि इसका जो चिक है वो अभी हम ब्रीडर्स मंगवा रहे हैं। अच्छा। और वो कोई 15,000 रुपीज़ का एक चिक है जो 2 मंथ ओल्ड होता है। ठीक। तो इसलिए ये गोश्त महंगा है। लेकिन जब यहाँ चिक प्रोड्यूस होगा, मिसाल के तौर पर अगले 2 साल के बाद, एक फार्मर ने ये फार्म बनाया, 2 साल के बाद ये अंडे देना शुरू कर दिए। सही। 60 से लेकर 70, 100 तक अंडे एक हैन देती है। जी हाँ। अब उसमें से वर्स्ट केस में चलें, आप लगा लें उसके आधे बच्चे भी निकल आते सही। से। ठीक। अब वो बच्चा वैसे निकलते कितने? आधे निकल जाते हैं? नहीं 95%, इंटरनेशनल 95% है। ठीक। वो डिपेंड कर रहा है उसकी फर्टिलिटी पे। ठीक। और वो मेल के जरिए होती है, जितने मेल रखे हुए हैं आपने उस हिसाब से फर्टाइल। सही। तो 90-95% तक एग्स निकलते हैं। हम जो अपनी फिजिबिलिटी है उसमें 50 चिक्स लगाते हैं। ठीक। एक हैन आपको 50 चिक प्रोड्यूस करके दे रही है। अब अगर एग्स पे आ जाते हैं तो 2000 रुपीज़ का एक अंडा हम बाय करने के लिए तैयार हैं, हमें बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा वो। अच्छा। ठीक है, 2000 रुपये का एक अंडा, तो लाख रुपए आपको एक हैन से साल में इनकम होगी। आप अंडे ना बेचें, उससे बच्चे निकाल लें। सही। इस वक्त 15,000 का है, जब लोकल आएगा वर्स्ट केस में 5,000 का आप लगा लें। 5,000 का मतलब 1.5 लाख रुपए के बच्चे एक हैन आपको एक साल के प्रोड्यूस करके देगी। सही। आपके पास ज़मीन है, आपके पास फीड है, उन बच्चों को रख लें आप और उनको गोश्त के लिए रेयर करें। ठीक। वो जो बच्चा 5,000 रुपये का है, ये इसकी मिनिमम प्राइस लगा रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, और जो फार्मर इसको लगा रहा है या जिसका फार्म है, उसको ये शायद 1000 से 1500 रुपये कॉस्ट करेगा। अगर ये फार्मिंग कोई मतलब करना खुद चाहे, कर रहा है और उसके पास अपने बर्ड से अंडे आ रहे हैं और उनसे बच्चे निकाल, 1500 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। ठीक। और ख़ास बात ये है कि पूरे साल में ये बर्ड 7 से 8,000 रुपये की, या बहुत ज़्यादा इसको कमर्शियल फीड भी अगर आप डालते हैं, लूसन भी खरीद के डालते हैं, 10,000 रुपये की फीड खाएगा।
पूरे साल में? पूरे साल में मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हम यानी इतने महंगाई वाले दौर में भी आप इस बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपये लगेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हम इसको 5,000 में भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन आप अपर साइड पे जाएं और 10,000 रुपये की फीड खा के 12 से 13,000 रुपये में 2.5 मन का कौन सा जानवर आज के दौर में आपको मिलेगा? ठीक है, 12,000 रुपये में 2.5 मन का बछड़ा भी नहीं मिलता। कभी भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो ये इस गांव हद वाली तक ये सूरत हाल हो feasible है, जाएगी। और तो वो अगर परिंदों की वो कुर्बानी जायज़ होती तो मेरे ख्याल से कुर्बानी जो है वो हर दफ़ा इसी की होती इसकी। ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम सेव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो माहौल है, जिस तरह भी आपने कहा कि फार्मिंग का जो एक मामला, ठीक है, अब आपने लोगों को इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करके दे दी कि इसमें बहुत अच्छी फार्मिंग हो सकती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही है और लोग आ भी गए। अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आप समझते हैं कि लोग इस वक्त इस मतलब इस सेक्टर में आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, अमन अमान की जहाँ तक बात है तो वो इशू कम से कम कराची में या आसपास इलाकों में है, किसी हद तक है। और बड़े फार्मर्स स्पेशली जो, क्योंकि फार्मिंग रिमोट एरिया में होनी है, शहर के अंदर नहीं होनी, आसपास मदाफात में होनी है। और वहाँ पे मोस्टली जो अमन अमान का इशू है, चोरी या डाके या वो इतना इशू नहीं है जितना मैं ये समझता हूँ पुलिस का इशू है। अच्छा। जो खुद अमन अमान की है ना, जगह जगह पे कब्जे करवाना, मुख्तलिफ लोगों को तंग करना, ये वाले मामला हमारे यहाँ हैं। स्पेशली जहाँ हमारे फार्म्स बने हुए हैं वहाँ पर भी हमें बाज़ दफ़ा फेस करने पड़ते हैं। तो ये वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करने वाली है। आप डाकुओं को तो नहीं रोक सकते, चलें जी वो, लेकिन पुलिस को तो रोक सकते हैं। ठीक। तो ये एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए कि ये जो इशूज़ है ना हो। मैं अब आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ बाहर से इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने यहाँ फार्मिंग शुरू की, सही, और जस्ट इस एक अमन अमान की वजह से वो लोग बैक हो गए। अच्छा, सिर्फ अमन अमान के कराची पुलिस और उससे वो तंग आके कि ये यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक, कोई लॉस उनका उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जस्ट उनका रवैया देखते हुए, सिर्फ इस वजह से कि अमन अमान की सूरत बहुत बड़ा उनसर लेकिन होता है। जो लोकल लोग हैं हमारे, उनके लिए इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये थोड़ी सी जगह पे रखा जा सकता है। नंबर 1, आप किसी भी फार्म हाउस पे, घरों में, या जो आसपास आपकी जरी ज़मीन है उस पर रख लें। चोरी नहीं हो सकता, इतना बड़ा बर्ड है। जी हाँ, चोर कोई भी उठाएगा तो मतलब पकड़ा जाएगा, उठाया भी नहीं जाएगा, चोर इसको पकड़ भी नहीं सकता, स्पीड इसकी बहुत हाई होती है, काबू में नहीं आएगा। पोल्ट्री सेक्टर में किस तरीके से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी थी, और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रिच जिस तरह हम बात करें, शुतुरमुर्ग के इस वक्त जो पैदावारी सिलसिला या फार्मिंग का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो किस तरीके से आइंदा आने वाले सालों में बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं, कितना ज़्यादा इन्हिसार इस पर हमारा हो सकता है, कितना ज़्यादा किया जा सकता है। हमने कोशिश की कि इस पर हम बात करें, उस पर हमने राजा ताहिर साहब से बात की जो CEO हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी के। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मंसूर खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।